फैज़ान, बड़ा लंबा सफ़र है आपका कि पाकिस्तान से तुर्की का आपने सफ़र तय किया वर्क वीज़ा के थ्रू, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस बता दें हमारे देखने वालों को। हमारी जो यूथ है वो टिकटॉक की वीडियोस और सोशल मीडिया पे देखकर जो है वो सोच रही होती है कि बाहर जो है एक अलग ही दुनिया है और बाहर हम चले जाएंगे तो बहुत लाखों कमाएंगे। बाहर की जो ज़िंदगी है वो दिखने में तो आपको अच्छी लग रही होती है, लेकिन जो वहाँ पे वो ज़िंदगी परदेसी लोग गुजार रहे होते हैं वो जानते हैं कि बाहर की ज़िंदगी कैसे है। वर्क वीज़ा पे कुछ रोशनी डाल दें आपके वर्क वीज़ा कैसे मिलता है टर्की का। मैं उसमें लकी था कि मेरा भी वर्क वीज़ा अप्रूव्ड हो गया और मैं वर्क परमिट के ऊपर टर्की ट्रैवल किया और फिर वहाँ पर जाकर भी मुझे काफ़ी इश्यूज़ हुए जो मैंने उस 2 साल के अंदर जो है ना वो फेस किए। शुक्र है मेरे माँ बाप की दुआएं थी, फिर नमाज थी और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान था। वहाँ पे फिर अपना नाम बनाया, फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फिर हमने अपनी ट्रैवल एजेंसी का आगाज़ किया। ख़वातीन भी जाना चाहती हैं बाहर कंट्रीज़ में सेटल होना चाहती हैं, तो ख़वातीन के लिए तुर्की में कितने मौक़े हैं? स्टडी वीज़ाज़ का भी स्टार्ट करने लगी है, उसमें ख़वातीन अपना लैंग्वेज कोर्स से स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, कॉस्ट वही आ जाती है जो वर्क परमिट की है। और उसमें आप जब तुर्की आएंगी तो उसमें आपका स्टूडेंट TRC कार्ड बनेगा जो कन्वर्टेबल होगा वर्क परमिट पे, वो भी हमारी कंपनी करवा देगी। आपसे रब्ता करना चाहें तो आपसे रब्ता करने के तरीक़ेकार क्या हैं, किस तरह रब्ता कर सकते हैं? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। देसी TV आपके चैनल के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें हम उनको स्पेशल को डिस्काउंट ऑफर्स भी करेंगे, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करेंगे। हमारी जो कंसल्टेंसी फीस है वो भी हम नहीं लेंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदरी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंतहाई दिलचस्प मौजू पर, यानी कि बैरून मुल्क सफ़र, वहाँ पे वर्क वीज़ा के हवाले से और जो बिज़नेस है ट्रैवल एजेंसी का उस हवाले से। क्योंकि आज मेरी पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान से टर्की का सफ़र किया वर्क वीज़ा के थ्रू और अब माशाल्लाह से अपनी ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं। तो इसी सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका सफ़र रहा और कैसे उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी बनाई। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फैज़ान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा फैज़ान, बड़ा लंबा सफ़र है आपका कि पाकिस्तान से तुर्की का आपने सफ़र तय किया वर्क वीज़ा के थ्रू, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस बता दें हमारे देखने वालों को कि कैसे आपने ये आगाज़ किया और किस तरह और किस प्रोसेस के तहत किया। जी बिल्कुल रानिया, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और इस यूथ के लिए जो है आपने इनिशिएटिव उठाया इस प्रोग्राम में, ताकि उनको एक सही तरीके से जो है वो नॉलेज मिल सके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो बहुत सा फ्रॉड आपको दिख रहा है कि चल रहा है, काफ़ी एजेंट हजरात जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ और स्पेशली यूथ के साथ। और हमारी जो यूथ है वो टिकटॉक की वीडियोज़ और सोशल मीडिया पर देख कर जो है वो सोच रही होती है कि बाहर जो है एक अलग ही दुनिया है और बाहर हम चले जाएंगे तो बहुत लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे और एक अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके गुजारेंगे। तो बिल्कुल इसके अल्टरनेटिव है। बिल्कुल बाहर की जो ज़िंदगी है वो दिखने में तो आपको अच्छी लग रही होती है, लेकिन जो वहाँ पे वो ज़िंदगी परदेसी लोग गुजार रहे होते हैं वो जानते हैं कि बाहर की ज़िंदगी कैसे है। अच्छा फैज़ान, वो परदेसियों का एक दुख तो मतलब एक दिल में तो रहता ही है ना कि हम परदेसी हैं और वतन से दूर जाके ना हमें वतन की मोहब्बत बड़ी सताती है और याद आती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले ना थोड़ा वर्क वीज़ा पे कुछ रोशनी डाल दें आपके वर्क वीज़ा कैसे मिलता है टर्की का, फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ आएंगे। जी बिल्कुल, तुर्की का जो वर्क वीज़ा है, जिस टाइम मैं तुर्की गया था वर्क वीज़े पे, पहले तो आपको पता है कि तुर्की में काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी। लोग मतलब डंकी के थ्रू जो है वो तुर्की जा रहे होते थे और उसके बाद तुर्की से आगे मूव करते थे यूरोप की साइड। लेकिन उसके बाद तुर्की वालों ने इनिशिएटिव ये उठाया कि उन्होंने वर्क परमिट इशू करना शुरू कर दिए आज से 3 साल पहले जब मैं गया था। तो मैं उसमें लकी था कि मेरा भी वर्क वीज़ा अप्रूव्ड हो गया और मैं वर्क परमिट के ऊपर तुर्की ट्रैवल किया और फिर वहाँ पर जाकर भी मुझे काफ़ी इश्यूज़ हुए जो मैंने उस 2 साल के अंदर जो है ना वो फेस किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत सी चीज़ें मतलब मोटिवेशंस लेकर गया था तुर्की के, मैंने एक तो पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, बड़े ख्वाब और मेहनत करनी है। तो मैं जो हूँ वहाँ से हिम्मत नहीं हारा
और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप की दुआएं थी, फिर नमाज थी और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान था। वहाँ पे फिर अपना नाम बनाया, फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फिर हमने अपनी ट्रैवल एजेंसी का आगाज़ किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फैज़ान, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब हम एक समुंदर को कूज़े में भरने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर 3 साल के हम जर्नी को देखें तो वहाँ पे काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी प्रॉब्लम। और अच्छा तुर्की में एक ये भी आया कि लैंग्वेज इशू भी काफ़ी होता है। जी, लैंग्वेज बैरियर तो आपको हर कंट्री में होगा, इवन दैट आप दुबई, सऊदीया किसी भी कंट्री में चले जाएं। अगर हम अपने पाकिस्तान की भी बात करें कि अगर हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जरा अफ़गानी होता है या इवन दैट हमारे जो पश्तो भाई हैं तो उनको भी उर्दू समझने में और हमें उनकी पश्तो समझने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। तो फिर अगर तुर्की की मैं बात करूँ तो तुर्की में बहुत ज़्यादा ये इशूज़ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वहाँ पे हमने सर्वाइव किया, फिर तुर्की ज़बान को सीखा, लोगों में रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे भी तुर्किश पूरी आती है और तभी जाकर वहाँ पे मैंने अपनी इस एजेंसी का आगाज़ किया। ठीक है। अच्छा पाकिस्तान में ना टर्की का थोड़ा जो वो ट्रेंड आया ना, वो अर्तुगरुल गाजी और ये जो सीरीज़ है इनके देखने के बाद आया ना, तो मतलब हर इंसान का ड्रीम बन गया कि जी मैंने जो है वो तुर्किया की तरफ रुख करना है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने वहाँ काम करना है। और मैंने ये भी सुना है, जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक और जितनी आपसे मेरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक, कि वहाँ का वर्क वीज़ा जो है वो 5 ईयर होता है और उसके बाद कुछ उनकी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं। जी, उसमें ऐसा होता है रानिया कि सबसे पहले आपका जो वर्क परमिट की बात कीजिए वो 1 ईयर का वर्क परमिट होता है। आफ्टर 1 ईयर वो रिन्यूएबल होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर आप 5 साल तक उनका जो वर्क परमिट यूज़ करते हैं, यानी कि हर साल जो आप रिन्यूअल करवाते हैं और उसमें जो उनका टैक्स और जो इंश्योरेंस होती है जो आपने हर महीने जमा करानी होती है, तो अगर आप वो टोटल 60 होते हैं, मतलब 60 सिगोरता नाम है वहाँ का, यहाँ का टैक्स और इंश्योरेंस को तुर्की ज़बान में सिगोरता कहते हैं। तो अगर आप वो 60 सिगोरते पे कर देते हैं तो उसके बाद मतलब वो 5 साल तक ही कंप्लीट होते हैं सिगोरते। ठीक है। तो वो जब 5 साल आपके हो जाते हैं, सिगोरते 60 जो है वो पे हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ तुर्की नेशनलिटी के लिए। और फिर 5 ईयर के बाद आप वहाँ की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं और नेशनलिटी भी ऐसे नहीं आपको मिलती, वहाँ पे आपका एक टेस्ट होता है, तुर्की ज़बान का टेस्ट होता है। वहाँ पे आपने तुर्की ज़बान का टेस्ट देना होता है। आपको 50 to 60% तुर्किश जो है बोलने आनी चाहिए और लिखने आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाती हैं, अपनी नेशनलिटी अप्लाई करती हैं और फिर उसको मतलब 7 से 8 साल के बाद आपको नेशनलिटी मिल जाती है वहाँ की। ठीक हो गया। अच्छा जो वर्क वीज़ा है तुर्की का, उसके लिए कौन सी डिग्री या कौन सा हुनर होना ज़रूरी है? जी, तुर्की के लिए अगर डिग्री की बात कीजिए, अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, थोड़ी सी आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि और वहाँ पे जाके आप कम से कम थोड़ी सी इंग्लिश में बात कर सके। वहाँ के तुर्किश लोगों को तो इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इतनी इंग्लिश आती है जितना हमारे यहाँ पे पाकिस्तानियों को थोड़ी बहुत आ जाती है। मतलब वो गुलाबी इंग्लिश जो है वो आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा भी आपको वहाँ ट्रांसलेटर यूज़ करने आना चाहिए कि आप ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर या जो अदर ऐप मतलब बेसिक्स आपको हर चीज़ आनी चाहिए, इंटरनेट का बेसिक यूज़ आना चाहिए और आपको थोड़ी हाउ नो होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको मतलब वहाँ पे आपके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगते हैं और आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं और फिर आपका वर्क परमिट, इसका भी एक लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारी कंपनी बड़े शॉर्ट टर्म में करवाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तुर्की में रह के इस टाइम तक जो है 50 to 60% रिक्रूट किए हैं पाकिस्तान से वर्क परमिट के ऊपर। अच्छा फैज़ान, चूँकि मेरा आपसे बड़ा पुराना वास्ता भी रहा है, हम लोगों ने बड़ा साथ काम भी किया है, तो बड़ी खुशी भी होती है कि अपने दोस्तों को इंसान देखे कि वो बड़े अच्छे आगे फ्यूचर में सेट हो रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हम आपसे जानेंगे भी, आपसे ये भी पूछेंगे कि अपनी कंपनी खोलने का ख्याल कैसे आया और आपकी कंपनी जो है वो कौन कौन सी कंट्री की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और किस किस तरह के आप जो पाकिस्तान से लोग हैं उनको पिक कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो आप बड़े रास्ते भी चूज़ करते हैं, और जब ख्वाब बड़े हों तो इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी कोशिशें करनी पड़ती है। उसी सिलसिले में हम फैज़ान से भी गुफ्तगू करें। अच्छा फैज़ान, ये तो आपका अपना सफ़र रहा कि आप वर्क परमिट पे तुर्की जाके पहुँचे, वहाँ पे आपने बड़ा सीखा, लर्न किया, और फिर आपको अपनी कंपनी खोलने का ख्याल कैसे आया? अपनी कंपनी ख्याल इसलिए आया कि जब मतलब बहुत से लोग धोखा खाते हैं तो आप उनको धोखे से बचाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जब मैं तुर्की पहुंचा हूँ तो पहुंचते साथ ही मुझे सबके मैसेज आना शुरू हो गए कि हमने तुर्की आने, हम कैसे आ सकते हैं और हमें कब बुला रहे हो।
तो खैर मैंने तो उस टाइम कंपनी का मेरे ज़हन में ख्याल नहीं था, लेकिन जब मेरा 2 साल का सफ़र गुजरा और उसके बाद ठीक। फिर बहुत से लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए, तो मैंने फिर मेरे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लिंक्स इतने बन गए थे कंपनीज़ के साथ वर्क परमिट से रिलेटेड, जो उनको फॉरेनर्स रिक्रूट करने होते थे इंडियन, पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्री से। तो उसके बाद मेरे ज़हन में ख्याल है, अच्छा वहाँ पर आप काम ऐसे नहीं कर सकते एजेंटी का, जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई भी बंदा, एजेंट बन जाता हाँ है। इस तरह नहीं होता, प्रॉपरली आपको वहाँ कंपनी बनानी पड़ती है, वह रजिस्टर्ड करवा के काम करना पड़ता है। तो फिर जब मैंने बुलाना ही था अपने पाकिस्तानियों को, फिर दूसरी बात है कि हमारे पाकिस्तानी आपको पता है एजेंट जो लोगों से लाखों रुपया चार्ज और करें, हाँ वो टंकी लगा के जाना बहुत रिस्की ज़्यादा और वो बहुत सिस्टम ज़्यादा। सा। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि यार इतने जो हमारे गरीब बंदे, अगर मैं पर्सनली अपनी भी बात करूँ तो मैं भी पैसे लगा कर किया, ऐसा ही है। लेकिन वो मुझे अपना टाइम याद आता है कि लोगों से पैसे मांग कर, और जो है वो एक मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग हर्डल्स, प्रोसेस हाँ से, फिर हाँ। वहाँ पे जाके सैलरी से क्लियर किया। तो मेरा ये माइंड था कि यार कि अल्लाह ने अगर मुझे इस काबिल बनाया तो मैं लोगों से उतना ही चार्ज करूँ कि मतलब कि लोग यहाँ पे इजीली आकर एक तो ठीक। पाकिस्तान का नाम रोशन करें और खुद कुछ कमा सके। ठीक। तो फिर मैंने अपनी कंपनी वहाँ पे ओपन करवाई, रजिस्टर्ड करवाई, और कंपनीज के साथ मिलकर वर्क परमिट्स का काम स्टार्ट तो किया। क्या आप सिर्फ टर्की की ही जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं या डिफरेंट कंट्रीज नहीं देखिए, को अब भी हमारी लेके जिस चल रहे तरह हैं? हमारी जिस तरह जो कंपनी है, मैं कंपनी का अगर आपको जी जी बिल्कुल नाम बताऊं, ब्रांड विजन वीज़ा कंसल्टेंसी जो हमारी कंपनी है। ओके, ठीक है, नाम तो बड़ा प्यारा है वैसे। नाम भी इसलिए रखा है, इसी सोच से रखा है। तो इसलिए हमने जब ये कंपनी बना ली तो उसके बाद फिर हम एक ही कंट्री के ऊपर काम नहीं करना शुरू किया, हमने फिर अदर कंट्रीज़ को भी टच किया। जिस तरह हमारे बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ के साथ अदर कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक। तो हम उनके साथ अटैच हुए, हमने उनके साथ पार्टनरशिप्स की, और अब हम ओवरऑल जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ को भी देख रहे हैं, एशिया कंट्रीज़ को भी देख रहे हैं, और यूरोप और शेंजन कंट्रीज़ को भी देख रहे हैं। और मतलब बड़े वाइड लेवल पे आपका फिर काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अभी हम लोग जो है स्टडी की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। अब हम लोग वर्क परमिट के बाद स्टडी वीज़ास भी अनाउंस करने लगे अपनी कंपनी के थ्रू। मतलब आप अभी ओनली वर्क पे काम कर रहे थे, तो अभी आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टडी वीज़ा है। क्योंकि ये इसलिए हम लोग इस स्टडी वीज़ा की तरफ मूव कर रहे हैं कि जब वर्क परमिट आपका रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा या किसी भी इशू की वजह से, तो हमारी जो मैंने जितनी स्टडी की है उसके ऊपर, जो आप स्टडी वीज़े पे जब आते हैं जिस किसी भी कंट्री में, तो उसको आप वर्क वीज़े पे कन्वर्ट करा सकते हैं। अब यानी कि जिस तरह हमारी यूथ है, अगर वो मतलब बाहर आना चाहती है, अब उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, मतलब लिमिटेड वर्क परमिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान के अंदर, तो हमने उसका एक इस तरह बिल्कुल हमने उसकी एक स्ट्रेटजी ऐसे बनाई है कि हम लोग सबसे पहले स्टडी वीज़े पे लेकर आएंगे और लैंग्वेजेस कोर्सेज में लेकर आएंगे और उनको हम वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा लेंगे। ठीक हो गया, ये तो एक बड़ा अच्छा आपकी कंपनी जो कर रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कंपनी के बारे में भी पूछूंगी, लेकिन थोड़ा सा आप ये भी मैसेज हमारे जितने देखने वाले वो किस तरह के एजेंट्स से बचें, क्योंकि आजकल तो हर दूसरा बंदा आपको फिक्स डन बेसिस पे बाहर भेज रहा है कि आपने डन मुझे 60-70 लाख देने हैं तो आपको यूके भेजूंगा, यूएसए भेजूंगा, टर्की, मतलब जितने भी बड़े नाम आते हैं उनमें फिक्स बेसिस पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल रानी, आपने बात ये बिल्कुल मैंने भी सुना इस बात को कि डन बेस। अब मुझे नहीं समझ आती कि डन बेस क्या, या तो वो बंदा खुद एम्बेसी के अंदर बैठा हुआ है या तो वो खुद प्रिंट करके दे रहा है वीज़ा। क्योंकि मुझे याद, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे याद पड़ता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है डन बेस वाला। ये सिर्फ एक धोखाधड़ी और फ्रॉड, और सबसे पहले जो हमारे एजेंट हजरात है पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग क्या होती है कि उन्होंने वीज़ा लगा दिया, उसके बाद लोगों से 1-1 लाख 2-2 लाख ले लिया, उनके पास 20 बंदे 25 बंदे हैं, उनके पास 20 से 25 लाख इकट्ठा हुआ, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ले ली, उन्होंने कोई गाड़ी ले ली, उस पर उन्होंने 3-4 इन्वेस्टमेंट, जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए वही बात है कि इस तरह से वो बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और कुछ लोग जब उन्हें बहुत ज़्यादा 3-4 महीने बाद जब फोर्स करते हैं कि हमारे पैसे दो हमारे पैसे दो, तो कुछ को वो दे देते हैं और कुछ लोगों को वो मतलब फिल्म करा देते हैं जी कि यार अभी हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो आजकल मार्केट के अंदर, और हमारी जो कंपनी है वो सबसे पहले ये आपको फैसिलिटेट करती है कि जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है हम एडवांस चार्ज नहीं करते, ख़ास तौर पे जो हमारे ट्रस्टेड लोग हैं, कस्टमर हैं, जी ट्रस्टेड कस्टमर्स के साथ हम लोग चार्ज नहीं करते। लेकिन जो हमें लगता है कि ये बीच में, क्योंकि देखिए हमने भी अपने आप को सिक्योर करना है कि जिससे हम आप उनका काम करते हैं, सारा प्रोसेस करा दें और एंड में कि यार मैं नहीं जाना चाहता, पैसे नहीं हो रहे, घर वाले नहीं हो रहे, तो हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन फीस होती है वो ज़ाया चली जाती है, सिक्योरिटी फीस थोड़ी सी हम लोग सिक्योर, और वो भी अगर कोई देना चाहे या किसी की कोई गारंटी उठाए,
है। अब लाइक अगर रानिया आप हैं और आपका अगर फॉर एग्जांपल भाई है, तो मैं आपको जानता हूँ, तो मैं आपके भाई से कभी कोई पैसे चार्ज नहीं करूँगा। मैं आप ऑन एयर कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ऑन प्रोग्राम में ये बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल ऑन एयर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कहा कोई पैसे चार्ज नहीं, आफ्टर वीजा करूँगा, बिफोर नहीं करूँगा, यानी कि बिफोर पहले वाले वर्ड अच्छा चलिए, आपके लिए ऑफर है, ठीक है। ठीक। तो लेकिन मैं जैसे आपको एक एग्जांपल ही दे रहा था कि जो इन लोगों को हम नहीं जानते, वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आते हैं, तो हम उनको सिर्फ ये कहते हैं 50,000 रुपीज़ आप अपना डिपॉजिट कराएं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। जी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। लेकिन जो बाकी पेमेंट है वो आफ्टर वीजा। अब कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं जी टोटली डन बेस है। अब डन बेस की मुझे बात समझ नहीं आती कि डन बेस पे मैं तुर्की के अंदर बैठा हूँ और तुर्की के अभी भी डन बेस पे वीजास मिल रहे हैं, और मुझे उसकी साइको समझ नहीं आती कि वो मेरे ख्याल से उसकी क्या साइंस है, कैसे लोग साइंस उसकी डन बेस पे यही है कि कुछ फ्रॉड, कोई धोखाधड़ी, मतलब किसी को कुछ मतलब फिर उन्हें ना जाके वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। अब कुछ लोग ये होते हैं कि उनको विजिट वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं। अब जब विजिट वीज़ा लग जाता है तो हमारी पाकिस्तान की जो कौम है उसको वो चीज़ समझ नहीं आती। वो देखते हैं हमारा स्टिकर वीज़ा लग गया, बस अब हमने जो है ना वो प्रदेश जाना है और फ्लाई करना और एंजॉय। वो जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो उनका विजिट, और ऐसे बहुत से केसेस हुए। मुझे याद है कि हमारे पास हमारा वहाँ तुर्की के अंदर ना जॉब ट्रांसफ़र का भी चलता है सीन, कि अगर किसी के पास वहाँ जॉब नहीं है वो हमारे से रब्ता करे हमारी कंपनी से, तो हम उसको जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पे मैं एजेंसीज का नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पे, तो उन्होंने 18 लाख उनसे लिया और उनको विजिट वीज़ा लगा दिया। वो जब तुर्की पहुँचे तो उनको ना कंपनी देने आई और ना कुछ हुआ, और वो बेचारा लड़का वहाँ पर बैठा हुआ रो रहा है। अच्छा, ये कुछ लोगों का भी कसूर होता है ना कि मतलब आप अगर बाहर जाना चाह रहे हैं तो नॉलेज थोड़ा लें, थोड़ा खुद भी सर्च करें और देखें कि आप जहाँ पे जा रहे हैं, जिससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो कितना रजिस्टर्ड है, कितने उसने उसके ट्रस्टेड जो कस्टमर है वहाँ पे उनके रिव्यू चेक करें। कुछ ये भी सिलसिला मेरे ख्याल से होना चाहिए। ऐसे ही होता है, लेकिन बस वही बात है कि टिकटॉक वीडियोस देखकर लोग बस कहते हैं हमारे पास, उन्हें बस पाकिस्तान से निकलना है। बिल्कुल। अच्छा फैज़ान, ये बात आपने की है तो अभी मैंने जो रिसेंटली सुना था कि दुबई के भी वीज़ाज़ पाकिस्तान के लिए कुछ अरसे से बंद हैं, तो ये क्या खबर है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। इसमें वीज़े बंद हैं दुबई के, लेकिन जो दुबई की सेमी गवर्नमेंट्स कंपनीज हैं उनके वर्क वीज़े निकल रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई अभी जिस तरह दुबई ने एक पॉलिसी मतलब लेकर वो आए थे कि अगर आपका दुबई में कोई है जानने वाला, रिलेटिव्स है, उसके पास अगर एमिरेट्स आईडी है, उन्होंने एक यूरोप और शेंजन वाला निकाला था रूल के, जिस तरह वहाँ पे लोग इनविटेशन भेजते हैं ना बुलाने के लिए। अगर आपने यूरोप और शेंजन मूव करना तो आप इनविटेशन भेजेंगे, विजिट वीज़े पे आप चले जाए। तो इसी तरह दुबई ने कहा कि अगर किसी वहाँ पे रिलेटिव है, एमिरेट्स आईडी है, आप उस पर इन्विटेशन भेजें, आप उस बंदे का पूरा जिम्मेदारी उठाएं, वो बंदा यहाँ पर आए, आपके पास मिले और उसके बाद वो चला जाए। अगर वो जॉब सर्च करते हैं, उसे जॉब मिल जाती तो वो कंपनी से वीज़ा लेके पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान से फिर दुबई मूव करेगा। प्रॉपर एक चैनल। पहले तो ऐसे होता था, मैं तो एग्जांपल देता हूँ कि रात 100 पाकिस्तान में आँख खोलो दुबई में, मतलब दुबई। लेकिन हमारे पाकिस्तानी टू बी ऑनेस्ट उन्होंने जाके जो जिस तरह वहाँ पे इशूज़ क्रिएट किए दुबई में, काफ़ी मसले मसाइल हुए, जिसकी वजह से दुबई ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ठीक है, चलें अभी हम बात करेंगे, आपसे पूछेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से भी, लेकिन वक्त हुआ जाता है अगेन एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, अभी हम रुख करेंगे वापस आके सऊदी अरब का। अच्छा फैज़ान, मैं अभी जिक्र कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ना कि अब पाक सऊदी दोस्ती जो 2025 में एक नई दोस्ती हमारे पास आई है आफ्टर पाक चीन और पाक तुर्क के बाद, तो आपको क्या लगता है इस दोस्ती से पाक सऊदी जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर तो हो रहे हैं, तो क्या वीज़ाज़ और क्या चीज़ें ऑफ़र हो सकती हैं और आपके बिज़नेस पे कितना असर पड़ेगा? रानी, आपने गुड क्वेश्चन किया है, लेकिन इसका जो है ना हमारे बिजनेस या वीज़ा से रिलेटेड कोई भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। जो मतलब नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं वीज़ा को लेकर उसी तरह ही चलेगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिशियंस की जो आपस में कमिटमेंट्स है मुल्की हालात को लेकर या एक दूसरे के सपोर्ट को लेकर, तो उसमें बेहतरी आ सकती है। जिस तरह पाक चीन, पाक तुर्क और पाक सऊदिया, तो इस तरह दुबई के भी ताल्लुकात पाक से अच्छे हैं, लेकिन वीज़ा फिर भी नहीं मिल रहा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि बहुत से एजेंट्स इस चीज़ पे लूट सकते हैं कि अभी सऊदिया के साथ हमारा मुआहिदा हुआ है तो अब आपको ये वीज़ा मिल रहे हैं, ये वीज़ा मिल रहे हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। अभी मैं लास्ट टाइम एक बात आपको बताऊं कि जब हमारे तैयब पुर्तगाल साहब जो तुर्की के हैं, ठीक है, वो जब पाकिस्तान आए और काफ़ी अच्छा उनका एक रहा यहाँ पर सफ़र रहा, और फिर उन्होंने इस बात पे लोगों ने कहा जी अब तो वीज़ा लगेंगे, और सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन उसी टाइम आई है।
देखें मतलब फ्रॉड और ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल हमने जिस उस दौरानिए में जितने वीज़े अप्लाई किए थे जब हमारे तैयब पुर्तगाल साहब या पाकिस्तान आए तो उस टाइम ज़्यादा रिजेक्शन आई है, और जब वो नहीं थे तो ज़्यादा अप्रूवल्स थी। तो लेकिन लोगों का ये माइंड है कि अगर किसी मुल्क का सदर दूसरे मुल्क से मिल रहा है तो वो बहुत सी चीज़, हाँ ये इसमें अनाउंस जब करते हैं कि जिस तरह अभी हमारा आपने देखा बेलारूस का जो है वो हुआ था, तो उसमें वो उन्होंने स्पेशली अनाउंस किया कि बेलारूस के लिए पाकिस्तानी जो है वो रिक्रूटमेंट की जाएगी और लेके जाया जाएगा काम उसमें। लेकिन अब ये नहीं कि अगर कोई सदर दोनों मुल्कों के आपस में मिल रहे हैं तो वो वीज़ा की ही बात करेंगे या एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जबरदस्त हो गया। यहाँ पे आपने बहुत से एजेंट्स का ना आपने वो कहते हैं वो काम बंद कर दिया है। अच्छा फैज़ान, आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि आप तो अब डिफरेंट कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं, लेकिन रूट्स तो आपकी तुर्की से ही शुरू होती हैं और आगे फैल रहा है आपका बिजनेस से डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो मर्द हज़रात तो जाते ही हैं बाय डिफरेंट वर्क वीज़ा पे, स्टडीज़ पे, तो इसी तरह मुझे बताएं ख़वातीन भी जाना चाहती हैं बाहर कंट्रीज़ में सेटल होना चाहती हैं, तो ख़वातीन के लिए तुर्की में कितने मौक़े हैं? और इसके अलावा ये भी थोड़ा बता दें कि कौन सी कंट्री, गल्फ़ कंट्रीज़ ज़्यादा बेहतर हैं सैलरी पैकेज के हिसाब से, या तुर्की बेहतर है या दूसरी कंट्रीज़? ख़वातीन के लिए तुर्की बेसिकली ऑफ़र नहीं करा, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ख़वातीन तुर्की जा ही नहीं सकती। उसका अल्टरनेटिव मैंने आपको ये बात बताई कि हम लोग स्टडी वीज़ाज़ का भी स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें ख़वातीन अपना लैंग्वेज कोर्स या स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, कॉस्ट वही आ जाती है जो वर्क परमिट की है। और उसमें आप जब तुर्की आएंगी तो उसमें आपका स्टूडेंट TRC कार्ड बनेगा जो कन्वर्टेबल होगा वर्क परमिट पे, वो भी हमारी कंपनी करवा देगी। लेकिन आप TRC के ऊपर भी पूरे तुर्की में कहीं पे भी काम कर सकती हैं और अच्छा आप अर्न कर सकती हैं, वो कोई इशू नहीं। लेकिन आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले जो मैंने आपको भी बात पहले भी बताई कि उस टाइम ख़वातीन के लिए ऑफर थी जिसमें मैंने आपको भी ऑफर दी, लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं, ठीक है, वीज़ास की तरफ से, तो वो उन्होंने बंद कर दिया है। ओके फाइन। तो अच्छा कौन सी कंट्री, गल्फ़ कंट्री बेहतर है या तुर्की और शेंजन कंट्रीज बेहतर हैं सैलरी पैकेज और इन फर्दर प्रोसेस के लिए? टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बात करूँ गल्फ़ कंट्रीज़ और वर्सेस तुर्की, तो तुर्की इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ का आपको पता है वहाँ 12-12 घंटे ड्यूटीज़ होती हैं और महीने में 2 से 3 छुट्टियाँ होती हैं, और वहाँ पे किसी को रैश मिल रही है तो किसी को खाना मिल रहा है, मतलब किसी को खाना मिल रहा है तो रैश नहीं मिल रही, और वहाँ की जो सैलरीज़ हैं वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर, मतलब वो आपका कोई इतनी हाई सैलरी बनती नहीं है पाकिस्तान के पॉइंट से। हाँ वो ये है कि आप चले गए हो, आप काम कर रहे हो, बस आपका एक सोर्स ऑफ इनकम लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर तुर्की की बात की जाए तो तुर्की के अंदर 8 घंटे ड्यूटी होती है, उसमें भी आपको 1 घंटे की ब्रेक है, और उसमें अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो वो भी आपसे 3 घंटे का ओवर टाइम लगवाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगवाते। फिर वहाँ पे तुर्की लॉ के मुताबिक आपको कंफर्म रिहाइश भी मिलती है, आपको खाना भी मिलता है, मेडिकल मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ड्री सर्विसेज, मतलब उसमें आपको थ्रू आउट आपको एवरीथिंग दी जाती है चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक कि आपका यूनिफॉर्म भी प्रेस होके आता है, आपको यूनिफॉर्म मिलता है, ठीक है। और उसमें आप अपनी 8 घंटे ड्यूटी करें, 1 घंटे की ब्रेक लें, और अगर आप कहते हैं कि मैं 8 घंटे के बाद भी काम करना चाहता हूँ तो कंपनीज आपको 3 घंटे का ओवर टाइम ऑफर करती है, और सैलरीज आपकी गल्फ कंट्री से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। और वहाँ की अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पे ठंड रहती है, बारिशें होती हैं, स्नोफॉल, और अगर गल्फ की बात की जाए तो वहाँ सारा साल गर्मी ही रहती है, सेम एज पाकिस्तान जो है एक एशियन कंट्री। मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं तुर्की में आया हूँ तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं स्टार्टिंग की बात करूं कि मैं परदेश में हूँ। मुझे ऐसे लगता था मैं पाकिस्तान में हूँ, बारिशें भी हो रही हैं, ग्रीनिश, मतलब हर जगह पे माहौल पाकिस्तान वाला, तो मुझे बड़ा ही अच्छा। हालांकि मैं इससे बिफोर तुर्की में कतर भी रहा हूँ, आपको पता है, हाँ कतर में मैंने 6 मंथ स्पेंड किए, बट वहाँ मुझे फील होता था कि इट्स लाइक अ परदेश। ठीक। अच्छा फैज़ी, ये तो हमारी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और जो ट्रैवल और ये हिस्ट्री इससे बात होगी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वहाँ पे आपका 3 से 4 साल का जो टेन्योर है उसमें कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें? वहाँ पे यही है कि लाइफ बहुत अच्छी है, वहाँ पे तुर्की आना चाहिए सबको, ठीक है, काम के लिहाज से भी, घूमने के लिहाज से भी, और वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी, प्यारे लोग हैं, हसीन लोग हैं, वहाँ के खाने बड़े अच्छे हैं, साफ सुथरे, मुस्लिम कंट्री है ना, तो आपको हलाल और हराम में बिल्कुल मुस्लिम कंट्री है। और उसके अलावा ये है कि वहाँ पे आपको फील ऐसी आती है कि आप एक यूरोप और शेंजन में फिर रहे हैं। अच्छा फैज़ान, मुझे थोड़ा सा ये भी बता देना कि आपका यहाँ पे पाकिस्तान में भी इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस था, तो अब आप क्या मुकम्मल तौर पर तुर्की में ही सेट होके अपना ट्रैवल का बिजनेस करेंगे कि या अपना जो ये इवेंट का है बिजनेस इसको भी रीन्यू करेंगे आप? देखिए
बिजनेसमैन तो कहीं भी बिजनेस कर सकता है बैठ के। हाँ, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फैजी इवेंट्स एंड प्रोडक्शन है वो तो चल रहा है, मेरी टीम है, मेरे पार्टनर्स उसको देख रहे हैं, मैं खुद भी उसको मैनेज कर रहा हूँ ओके। बैठ के तरक्की से। उसके अलावा हमारा ट्रैवल एंड टूरिज़्म का भी काम चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा भी इन फ्यूचर हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें लाने लगे हैं जो कुछ ब्रांड से रिलेटेड लॉन्च करेंगे, जिसमें हम लोग अपनी यूथ को इंगेज करेंगे इस ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फैज़ान, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी मखसूस होता है, जी, हमें अपनी गुफ्तगू को भी वाइंड अप करना होगा, जी, तो मैं बिल्कुल। ये एंड में आपसे पैगाम लेना चाहूँगी कि एक तो नौजवानों को कोई अच्छा सा मैसेज दे दें, दूसरा ये भी बता दें कि अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो आपसे रब्ता करने के तरीक़ेकार क्या हैं, किस तरह रब्ता कर सकते हैं? राब्ता आप ऐसे कर सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ब्रांड विजन वीज़ा कंसल्टेंसी के नाम से। बेसिकली भी हमारा सोशल मीडिया जो जितना भी प्लेटफॉर्म है उसके लिए हमारी टीम अभी काम कर रही है। हमने इसको प्रॉपरली मार्केट में लॉन्च नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद आफ्टर 1 या 2 मंथ्स के बाद हमारे तमाम सोशल मीडिया पे हमारे पेजेस वगैरह सब कुछ एक्टिव हो जाएंगे। हमारी वेबसाइट भी जो है वो ऑन प्रोसेस है, वो भी आ जाएगी। अब तब आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बहुत ही पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है तो वो देसी टीवी आपके चैनल के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें हम उनको स्पेशल को डिस्काउंट ऑफर्स भी करेंगे, ठीक है। उनको फैसिलिटेट करेंगे। हमारी जो कंसल्टेंसी फीस है वो भी हम नहीं लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है हमारे जितने भी देखने वाले हैं, और अगर आप कांटेक्ट करते हैं और ये ऑफ़र अवेल करते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। बहुत शुक्रिया फैज़ान कि आपने टाइम निकाला। और आज क्वेश्चन है आपने जो किया था कि यूथ को क्या करना चाहिए, उसका भी मैं जवाब देता हूँ कि मैं अपनी पाकिस्तान की यूथ को ये कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, अगर आप कुछ कमा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर ही कुछ सेटल होने की कोशिश करें। और अगर आपके पास 8-10 लाख 12 लाख जो आप बाहर लगा के जाते हैं, अगर आप उसमें ही अगर कोई अपनी उन पैसों में छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आपकी आगे नस्लें चलते हैं बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा एक सवाल पैदा हो गया। हर बाहर रहने वाला बंदा या बाहर जाके काम करने वाला बंदा वो ये कहता है कि आप जो है पाकिस्तान में ही बिजनेस करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमने वापस सबने पाकिस्तान की देखिए हमारा मुल्क है। अगर हम पाकिस्तान में नहीं सेट होंगे, बाहर तो सेट हुए वो बात ठीक है, अगर आपकी फैमिलीज हैं और आप जा रहे हैं तो ठीक है। अगर एक अकेला बंदा कहता है कि मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, ठीक है, तो वो इतना अगर पैसा लगा रहा है तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बिजनेस। मैंने अपनी जो लाइफ का स्टार्ट लिया था वो मैंने भी ऐसे लिया। मैंने अपनी मेरी कंपनी बनी, वो कैसे बनी? पाकिस्तान से ही। मैं जॉब करता था, उस जॉब की सैलरीज में से सेविंग करते करते मैंने पाकिस्तान में अपनी कंपनी बनाई, और उस कंपनी के थ्रू ही फिर मैं मतलब बाहर गया, हर चीज़ की। और अभी भी मेरा आगे मोटिव यही है कि मैं पाकिस्तान ही आके मज़ीद बिजनेसेस करूँ। तो अपनी यूथ के लिए यही मेरा आंसर है कि अगर इतना पैसा है तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। कम कमाओगे लेकिन उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाओगे और एक बिजनेस अच्छा एक ब्रांड बनेगा। आप बाहर जाओगे, बाहर जाके वही आप सैलरीज लोगे, वही काम करोगे, और एट द एंड आप फिर पाकिस्तान आओगे और आपके पास कोई इतना सरमाया ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फैज़ान, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, आपने भी बहुत कुछ आज की इस पॉडकास्ट से लर्न कर लिया होगा कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं तो कैसे धोखा और फ्रॉड से बच सकते हैं और कैसे बाहर जा सकते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक रखिएगा अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।